आज चर्चा होगी सरहद जब हमारे देश का तय कर दिया गया, देश की आज़ादी जब हमारी हुई और भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े में बँट गया। उस समय बहुत सारे मुसलमान भाई जो हमारे भारतीय सीमा के अंदर रहते थे, पंजाब में, उन सबको हमेशा-हमेशा के लिए अपना मुल्क छोड़ के, भारत छोड़ के चला जाना पड़ा किधर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में रह रहे बहुत सारे पंजाबी, बहुत सारे सिख धर्म के लोग, उन लोगों को चला आना पड़ा किधर? हिंदुस्तान में, पंजाब के हिस्से में। और उसके बाद फिर एक दूसरे देश में जाने के लिए, भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत में आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी, कस्टम में जाँच होने लगा, ये सब फ़ॉर्मेलिटीज़ शुरू हो गई। आदमी जो कि जन्म भर, जो कि ज़िंदगी भर रह के आया हो किसी जगह पे, आज उसको वो जगह अपना पराया लगने लगे, विदेश कहा जाने लगे, तो कैसा उसको फीलिंग्स आएगा? इसके ऊपर ये कहानी है। किसी गुरुद्वारे की बात है, उस गुरुद्वारे में कीर्तन चल रहा था, वहाँ पर बहुत सारे सिख महिलाएँ खड़ी थी, एक सिख बीबी भी खड़ी थी, उसको देखकर साफ़िया हैरान रह गई। साफ़िया ये इस कहानी की हीरोइन है, साफ़िया, ये मुसलमान लड़की है। साफ़िया वहाँ खड़ी थी और उस सिख बीबी को देखकर, मतलब एक एल्डरली वुमन थी, उम्रदार महिला थी सिख, उसको देखकर हैरान हो गई। किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। बिल्कुल वो सिख बीबी जो थी ना, वो साफ़िया के मम्मी के जैसे उसका चेहरा था। वही भारी भरकम जिस्म, शरीर वैसे ही मोटा, बड़ा, भारी, वज़नदार, छोटी-छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी दिख रही थी, नेकी मतलब अच्छाई, जिसमें मोहब्बत दिख रहा था, जिसमें रहमदिली दिख रहा था, यानी कि दया। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, ऐसा लग रहा था जैसे उस चेहरे को जो देख लेगा तुरंत पढ़ लेगा कि उस चेहरे में क्या लिखा हुआ है, उस चेहरे पे क्या लिखा है कोई भी पढ़ लेगा। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा पहने हुई थी वो, जैसा उसकी अम्मा भी मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, मुहर्रम के त्योहार में। साफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। मतलब वो जो सिख बीवी आई थी, वो अपने बहू के साथ आई थी। बार-बार वो सिख देख रही है कि ये लड़की, मुसलमान लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है, इतने प्रेम से। तो उसने अपने बहू से पूछा, "क्या तुम इसे जानती हो?" तो बहू ने बताया सिख बीवी को, "हाँ, ये एक मुसलमान लड़की है, कल सुबह लाहौर जा रही है। अपने देश से, भारत से निकल के लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने।" यानी इस लड़की के सारे भाई वगैरह कहाँ रहते थे? लाहौर, पाकिस्तान में। उनसे मिलने जा रही थी। कई साल से अपने भाइयों को देखी नहीं है, तो वही मिलने जा रही है। लाहौर जैसे ही नाम सुनी सिख बीवी, कितनी ज़्यादा उत्साहित हो गई, खुशी हो गई, क्योंकि इसके पहले वो जो पंजाबी महिला थी, वो लाहौर में ही रहती थी। देश आज़ाद होने के बाद उसको भारत में आ जाना पड़ा हमेशा के लिए और भारतीय बन गई। फिर अब हमेशा तो याद तो रहेगा ना लाहौर, हमेशा याद तो आएगा ही अपना वो इलाका। लाहौर का नाम सुनकर उठकर साफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और नफ़ीस कपड़ों के शौकीन हैं, अच्छे-अच्छे स्टाइलिश कपड़ों के और कीमती कपड़ों के शौकीन हैं। सैर-सपाटे के रसिया हैं, सैर-सपाटा करना उनका शौक है। ज़िंदा-दिली की तस्वीर, जीवन जीते हैं ज़िंदा-दिली के साथ लाहौर के लोग। कीर्तन हो रहा था तो आहिस्ते-आहिस्ते बातें कर रही थी दोनों महिलाएँ। साफ़िया ने तो एक बार बीच में पूछा भी, "माताजी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे?" तब उस महिला ने कहा, "हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, कोठी बन गई है मतलब हमारा घर बन गया है, हमारा बिज़नेस भी है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है बेटी, हमारा वतन तो लाहौर ही है।" ठीक है ना? उस पंजाबी महिला ने कहा। फिर पलकों से कुछ आँसू टूट पड़े और टूट कर गिरे वो आँसू। उसने अपने आँचल, दूधिया आँचल मतलब चमचमाता था उसका वो दुपट्टा सफ़ेद, उसने उस दुपट्टे से अपनी आँखों के आँसू पोंछे और फिर बात आगे चल पड़ी फिर। लेकिन फिर बार-बार घूम-घूम कर एक ही बात कहती थी, साड्डा लाहौर, हमारा लाहौर। फिर पलकों से कुछ कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ, जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, तो फिर साफ़िया ने उनको सलाम किया, जवाब में दुआएँ भी मिली उसको और जब दोनों महिलाएँ एक-दूसरे से दूर होने लगी, तो साफ़िया ने धीरे से पूछा, "माँ जी, आप लाहौर से कुछ मँगवाना चाहती हैं, तो कह दीजिए, मैं वहाँ से आऊँगी तो लेते आऊँगी आपके लिए।" वे दरवाजे से लगी खड़ी थी। कौन? सिख बीवी दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी और फिर उसने हिचकिचा कर धीरे से बोला, "अगर ला सको तो थोड़ा-सा लाहौरी नमक लेकर आना।"
15 दिन अपने भाइयों के पास लाहौर में उसका यूं गुजर गया कि पता ही नहीं चला। ठीक है, शामें उसकी गुजरती थी जिम खाने में, दोस्तों की मोहब्बत मिलती थी, कितने सारे दोस्त उसके लाहौर में, भाइयों की खातिरदारियाँ, भाई लोग कितना उसको प्यार करते थे। उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए कुछ ना कर दें। मतलब क्या-क्या नहीं कर देना चाहते थे इस बहन के लिए जो इतने दिनों के बाद आई है लाहौर में। दोस्तों, अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, कहाँ रखें? ये रख लो बहन, वे रख लो। कोई दोस्त लेके कुछ आ रहा है, एक टोकरी भर के फल ले आया, कोई कुछ और लाया, कोई कुछ और लाया। अब समस्या ये थी कि ये सब भारत लेके जाएँ कैसे? सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। अब ये जो नमक था ना, ये चिंता का विषय था। कोई ले आकर एक पैकेट नमक उसको दे गया था। 1 सेर के करीब उसमें नमक था। अब उस नमक को कैसे लेकर के आए वो भारत? क्योंकि जब भारत-पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो भारत के हिस्से में नमक ज़्यादा मिला, पाकिस्तान को कम मिला। इसकी वजह से मतलब पाकिस्तान से नमक एक्सपोर्ट करके ले आना, मतलब एक्सपोर्ट करके ले जाना या फिर इंडिया में इम्पोर्ट करना, ये कानूनन जुर्म था पाकिस्तान के कानून के हिसाब से। साफिया का एक भाई पुलिस में था। उसने सोचा कि अपने पुलिस वाले भाई से पूछते हैं, वो सही राय बताएगा कि कैसे ले जाएँ नमक और ले जाएँ भी कि ना ले जाएँ। तो उसने अपने भाई से पूछा, "भैया नमक ले जा सकती हूँ?" हैरान होकर बोला, "नमक? नमक तो नहीं ले जा सकती बहन तुम भारत, ये तो गैर कानूनी है। नमक का आप करोगी क्या? आपके हिस्से में तो नमक बहुत ज़्यादा आया है।" आपके हिस्से में मतलब भारत के हिस्से में। साफिया झुंझला गई क्योंकि उसको याद आ गया वो सिख बीबी। भाई उसने हमसे नमक माँगा है, अब एक नमक ही तो ले जाना है, इसके लिए इतना कानून? उसने कहा, "ये हिस्से बखरे की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आया होगा हमारे हिस्से में नमक ज़्यादा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए बस, मेरी माँ ने यही मँगवाया है।" उस सिख बीवी को उसने माँ का नाम दिया क्योंकि माँ जैसी दिखती भी थी। भाई समझ नहीं पाया, "माँ? माँ का ज़िक्र क्यों कर रही है? हम लोगों की माँ तो बहुत पहले मर गई।" नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी मतलब बहन जी, आपको कस्टम से गुजरना होगा और अगर एक भी चीज़ ऐसी-वैसी निकल गई ना, तो आपके सामान की चिंदी-चिंदी वो लोग बिखेर देंगे, सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे। वह बिगड़ कर बोली, "निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या कुछ चुरा के ले जा रही हूँ? छुपा के ले जाऊँगी क्या? अरे मैं तो दिखा के ले जाऊँगी, जता के ले जाऊँगी मैं नमक ले जा रही हूँ, उसमें बुराई क्या है?" भई ये तो आप बहुत ही गलत बात कर रही हो, कानून तो कानून है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको। कहती है, "अरे फिर वही कानून, कानून-कानून कहे जा रहे हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत, भाई मानवता भी तो कोई चीज़ है। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। जिस रोज़ 2 बजे दिन को उसको रवाना होना था, अब आ गया वो दिन जिस दिन उसको भारतवर्ष लौटना था। उस दिन शाम से ही वो आधी रात से ही पैकिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ही बिज़ी रहेगी, रात को ही करना शुरू कर दी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, सारे सामान को इधर-उधर पहले जो रखा हुआ था, उन सबको समेट कर सूटकेस के अंदर और बिस्तर बंद के अंदर बंद कर दिया। बिस्तर बंद होता है वो बेडिंग होता है ना, जिसके अंदर बिस्तर भी, तकिया भी और बहुत सारा सामान रख कर बेल्ट से बाँध देते हैं। बहुत बड़ा-सा वज़नदार हो जाता है। आजकल के समय में वो सब नहीं चलता है, पहले चलता था। बिस्तर बंद कहते हैं उसको। एक तरह का पैकिंग केस है। सब कुछ रख दिया गया, बस 2 चीज़ें रह गई थी। एक था एक टोकरी जिसमें किन्नू रखा हुआ था। किन्नू एक फल होता है, संतरे और माल्ट से बना हुआ। रंगीन मीठा संतरे की तरह नाज़ुक होता है ये किन्नू। और दूसरा था वो नमक का पुड़िया। ये 2 चीज़ रखने का झंझट अभी भी पड़ा हुआ था उसके सिर कि कैसे रखें। अब तक साफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे-धीरे हावी हो रही थी। धीरे-धीरे वो समझ रही थी कि हाँ, सचमुच में बॉर्डर क्रॉस करना नमक के साथ बड़ा मुश्किल काम है। नमक की पुड़िया ले तो जानी है पर कैसे ले जाएँ? अच्छा अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, सोचने लगी, तो कैसा रहेगा? लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मैं अगर ज़्यादा बोल्ड होकर के नमक दिखा दूँगी और वो लोग बोल देगा, "अरे! बहन जी ये तो नमक है, आप नहीं ले जा सकती।" तब क्या करेंगे? तो मजबूरी है, छोड़ देंगे फिर, क्या करेंगे? मजबूरन छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? वो जो सिख महिला थी अमृतसर में मिली थी, उस महिला को बार-बार साफ़िया माँ के नाम से संबोधन कर रही है। कहती है कि अगर छोड़ देंगे यहीं पे नमक को नहीं ले जाएँगे तो फिर हमारी उस माँ को जो मैंने वादा किया था कि मैं आते वक़्त नमक लेकर आऊँगी, वो उस वादे का क्या होगा? हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद बोलने का मतलब मुस्लिम धर्म में
कि बहुत पाक हैं, साफ़ हैं अपने वायदों में। एक मुसलमान जो वादा करता है उसे निभाता है। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, एक मुसलमान का वादा है। मगर कैसे वादा पूरा करें? अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो कीनू फल थे, जो पाकिस्तान में उसके सगे संबंधियों ने उसको एक टोकरी कीनू दे दिया था भारत लाने के लिए। तो सोच रही है कीनुओं के अंदर अगर अंदर रख दें तो नमक को, कौन देख लेगा भाई? और अगर देख भी लिया, नहीं जी नहीं, फिर डर गई कि अगर देख लिया तब तो कहीं पकड़े जाएँगे तो नमक वापस रख लिया जाएगा वहीं। फलों की टोकरियाँ तो आते वक़्त भी किसी को नहीं देखी जा रही थी। अब जब मैं इंडिया से आ रही थी पाकिस्तान तो फल की टोकरी हाथ में ली थी तो किसी ने नहीं चेक किया। उधर से केले लेकर आई, कोई नहीं पूछा। अब इधर से कीनू लेके जाएँगे तो क्यों से पूछने लगेंगे, मन ही मन में सोच रही है, डर रही है। यही ठीक है, कीनुओं के बीच में रख लेंगे, देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए रात के पहर। कल जाना है, आज तैयारी चल रही है। रात के पहर सारा कीनू ज़मीन पर पलट दिया, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी के बेस में यानी तलवे में रख दिया। फिर झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में दफना दी है। सोच रही थी, आहा! मेरा नमक, इसको ऐसे ज़मीन में रख दी हूँ टोकरी के, जैसे लग रहा है मैंने किसी को कब्र में दफना दिया। कुछ देर तक उकड़ू होकर बैठी, मुड़कर ज़मीन पर बैठने को उकड़ू होकर बोलते हैं, एड़ी पर बैठने को। पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। उस कहानी में एक शहज़ादा था, अपने जांघों को चीर कर हीरा छिपा कर ले जाता था विदेश में। खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था वो। इस माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। अब इस माने में मतलब नमक को जो मैं ले आ रही हूँ भारत, शायद इसमें भी कुछ ऐसा तरकीब होता। उसी शहज़ादे की तरह मैं भी अपने शरीर के किसी अंग को चीर-फाड़ कर उसी में रख लेती और लेकर चली आती, कोई देख ही नहीं पाता। लेकिन ये तो मेरे साथ संभव नहीं था। अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, उसके मन में आया, काश! काश अपना दिल चीर कर अपनी माँ के लिए वो नमक ले जाती अंदर छिपा कर, कोई नहीं देख पाता। फिर वह कीनुओं की एक-एक करके टोकरी में रखने लगी। नमक की पुड़िया एकदम नीचे और टोकरी में एक-एक करके फल रख रही है। आस-पास फिर ऊपर यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। अब ना इधर-उधर से दिख रही है वो नमक की पैकेट पुड़िया और ना ऊपर से, पूरा छिप गया। पूरी तरह से आश्वस्त हो गई वो, मतलब उसको विश्वास हो गया कि अब कोई नहीं पकड़ेगा। सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी। दोहर ओढ़ ली यानी चादर, सोने की तैयारी। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा चल रही थी। खिड़की की जाली से सनसनाती हवा अंदर आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। मतलब ये खिड़की के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था चंपा फूल का और उसकी पत्तियां, उसका छाया पड़ रहा था खिड़की पर। कभी किसी तरफ दरख्त से किसी की दबी हुई खांसी की आहट और खिड़की के बाहर क्या-क्या हो रहा था वो सब सुन रही है। कभी कोई खांस रहा है, तो कभी दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है या कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही है। फिर चौकीदार की सीटी सुनाई दे रही है, जो चौकीदारी करता है ना रात को, कहीं चोरी-वोरी ना हो जाए। फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त भी थे। बाप की कब्र भी थी। नन्हे-नन्हे भतीजे-भतीजियाँ भी थे, जो रोज़ उससे पूछा करते थे बड़े मासूमियत से, "फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं?" उसके भतीजे छोटे-छोटे थे, पूछते थे। "जहाँ हम लोग नहीं जा सकते?" उन सबके और साफिया के बीच एक सरहद थी, बाउंड्री। बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता है। वो बीच में लोहे का जंगला है, तार से बंधा हुआ, नुकीले तार से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम। कल वो लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद आए। 1 साल से पहले तो वह आ नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। और ये भी हो सकता था कि वो कभी आए ही ना। आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिलेशनशिप होगा, उसके ऊपर निर्भर करता है लोगों का आना और जाना। उसकी आँखें धीरे-धीरे बंद होने लगी, फिर उसे नींद में सपना आने लगा, एक सफ़ेद दुपट्टे
का सपना जो दूधिया कलर का था, लहरा रहा था एकदम दूध जैसा सफ़ेद। यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे सपने में, दुपट्टे के ऊपर। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है। सपने में आवाज़ सुनाई दे रहा है, उसी बुढ़िया का आवाज़, सिख बीबी का आवाज़। हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गया, बिज़नेस भी हमारा यहाँ है, हमारी कोठी भी है, हमारा वतन तो लाहौर है, ऐसी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। तभी फिर दिखाई दिया इकबाल का मकबरा। इकबाल कोई है उसका, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, नारंगी मतलब जानते हो ना, ऑरेंज, नारंगी मतलब ऑरेंज। आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, और उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। बड़ा अजीब सा सपना था। सीढ़ियों पर, मकबरा मानो मॉन्यूमेंट, यादगार में किसी के बनाया जाता है, तो इकबाल के मकबरे के पास जाने वाली सीढ़ियों पर दो लोग बैठे हुए थे और चुपचाप उदास बैठे हुए थे। ये सब परछाइयाँ, इमेज उसको सपने में दिखाई दिया। बातचीत भी कर रहे हैं वो लोग सपने में ही। एक कह रहा है, तो तुम कल चली जाओगी? उसने कहा हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, या शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। सोई थी ना, नींद में सब हो रहा था। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था, एक्चुअली में उसको नींद कैसे टूटा, मकबरे की सीढ़ियों पे बैठी थी, तो सीढ़ियों के बगल में घास वास उगा हुआ था सपने में ही। तो उसने घास की एक पत्ती को तोड़ा, और तोड़ा तो वो घास की पत्ती पर ओस की बूंदें जम गई थी, ठंडी ठंडी हो गई थी। तो वो ठंडा घास का पत्ती हाथ में ली, तो उस ठंड से उसका हाथ, आँख खुल गया। अब यहाँ कहाँ घास है, यहाँ तो बिस्तर है ना, यहाँ तो कोई घास वास है नहीं। एक्चुअली में हुआ ये था कि उसके सिरहाने बगल में कीनू फल का टोकरी रखा हुआ था। सोए में उसका हाथ उस कीनुओं पर जाकर लग गया। कीनू ठंडा ठंडा था फल, उसका हाथ उस ठंडे ठंडे पे लगा। अमृतसर, पंजाब, ये सब थोड़ा ठंड के टाइम में ठंडा ही रहता है बहुत ज़्यादा, हमारे कोलकाता की तुलना में। तो उस पर हाथ रख गई, तो इससे उसको ठंडा ठंडा फील हुआ। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर पड़ गया था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये एक टोकरी कीनू का फल उसके किसी दोस्त ने उसको दिया था, कहा था ले जाओ, और ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती का ड्राई फ्रूट है, ले जाओ, मेवा है मेवा। खैर, साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब आ गई वो रेलवे स्टेशन। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, दिल्ली तक का ट्रेन का किराया उसका भाई दे चुका था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। कौन? उसका भाई। अब वेटिंग रूम में बैठने का मतलब क्या है, एक एक करके बुलाया जाएगा और सबका कस्टम जांच होगा। बैग खोलिए, सूटकेस खोलिए, एक एक चीज़ चेक होगा, कहीं कुछ छिपा के तो नहीं ले जा रही हैं। अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए, या सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। सोच रही है कि इतने लोग यहाँ घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता नमक कहाँ है, सिर्फ मुझको पता है, कीनुओं के बीच में गहराई में नमक रखा हुआ है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तब उसे एक झिरझिरी सी आई, थोड़ा डर गई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। तुरंत उसके मन में आ गया, क्यों डरूं, ये तो प्यार का तोहफा है, मेरी उस माँ के लिए मैं ले जा रही हूँ। वो जो सिख महिला थी, उसको माँ के रूप में संबोधित करती थी, कह रही भाई प्यार से तो ले जा रही हूँ ना, इतना डरने का क्या है। तुरंत फैसला कर ली, चोरी से नहीं ले जाएंगे, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाल ली। लो, सारा रात मेहनत की थी छिपाने में, अभी नमक की पुड़िया बाहर निकाल ली, और निकाल के हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसे का पर्स था और पासपोर्ट आदि था। ट्रेन से आने में भी पासपोर्ट लगता था तब। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। अब सारा सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ अब जा रहा था। किसी ने पूछा भी नहीं, अब तक पकड़ में नहीं आया कुछ भी, लेकिन खुद से गई एक अफसर के पास। अफसर खड़ा था, ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर। अधिकतर मेजें खाली हो गई थी, सारे मेजों पे सबका सामान रख के चेक हो रहा था ना, तो सब टेबल खाली हो गया था। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, ऑफिसर थे, लंबे थे कद में, दुबला पतला जिस्म था,
खिचड़ी बाल, बाल बिखरे हुए थे, आंखों पर चश्मा लगाए हुए थे। कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। साफिया हिचकिचाकर बोली, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। जैसे उसने कहा कि तो पहले वो पूरा बढ़िया से उसको देखे। ये पुलिस वालों का एक तो तरीका होता है, शक भरे नज़र से, क्या बात है भाई, ठीक है ना, पुलिस वाले ऐसे ऐसा देखते हैं कि अगर तुम चोर और रहोगे तो साइकोलॉजिकली पकड़ा जाओगे, घबरा जाओगे। नज़र भर के देखे और फिर बोले, फरमाइए, आंखों में आंखें डालकर। उनके लहजे से साफिया की हिम्मत बढ़ गई। जिस तरीके से वो बोले, साफिया का हिम्मत बढ़ गया बात करने का। बोली, आप आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने हैरान होकर फिर गौर से देखा और फिर कहे कि मेरा वतन दिल्ली में है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम हो रही हैं। हमारी तरफ की मतलब इंडिया की तरफ की मालूम हो रही हैं आप। अपने अजीज़ों से मिलने आई थी शायद। साफिया कहती है, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं और आपको आपको भी तो शायद इधर आए, बोलना ये चाह रही है, आपको भी तो इधर आए शायद बहुत दिन हो गए होंगे। तो कहते हैं, जी हाँ, जब पाकिस्तान बना था तभी इधर आ गया था, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के तुम लोग से बात करूँगा कि देखो ये एग्जाम्पल और पहले का वो सिख बीवी का एग्जाम्पल और साफिया का एग्जाम्पल, तीनों उदाहरण में एक खास कॉमन चीज़ दिख रहा है। और वो क्या? साफिया जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई, लेकिन उसका पूरा परिवार, उसका पिता का कब्र, उसके जान पहचान के दोस्त, उसका मन, दिल, दिमाग सब कहाँ है? पाकिस्तान। सिख बीवी जो कि जब देश आज़ाद हुआ तो मजबूरी में, चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, इसीलिए उसको इंडिया में आना पड़ा और इंडिया में रह रही थी। उसका कोठी है, बिज़नेस है, सब कुछ है, लेकिन दिल बसा हुआ है लाहौर में, पाकिस्तान। और उधर काम करने वाला कस्टम ऑफिसर जो कि काम तो कर रहा है, नौकरी तो कर रहा है पाकिस्तान का, रहता भी है पाकिस्तान में, लेकिन शायद जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वो हिंदुस्तान में रहता था, इसीलिए उसका दिल लगा हुआ है कहाँ? दिल्ली में। तो हमारे दिलों को नहीं बांट सकती ये सरहदें। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमको तुमको जाति बिरादरी में अलग कर देगा, हिंदू मुस्लिम बोलकर, लेकिन हमारा दिल, दिल को नहीं अलग कर सकता। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर धीरे धीरे कस्टम ऑफिसर को सारा बात बता दी, निडर होकर। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया। उन्होंने मतलब किसने? कस्टम ऑफिसर ने। अच्छी तरह लपेटा, पुड़िया को बढ़िया से लपेट लिया और खुद साफिया के बैग में चुपचाप रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मैडम ये मोहब्बत है और मोहब्बत का प्रमाण, दिलों की बातें इस तरह चुपके से इस पार से उस पार चली जाती हैं कि ये नियम कानून कस्टम सरहदें ये क्या कर पाएंगी? कुछ नहीं। उसके बैग में डाल दिए। वह चलने लगी तो वो भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कह दीजिएगा मैडम, और उन खातून को, खातून मतलब सिख बीबी को मुस्लिम भाषा में खातून कहते हैं, यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा है। कह दीजिएगा मैडम से, आंटी जी से, अभी भी लाहौर उनका इंतजार कर रहा है, उन्हीं का वतन है, इसको मान के रखें वो। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे भी खड़े रहे। वो वहीं खड़े थे और वो आ गई प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार, सब हसरत भरी नज़रों, सबके अंदर हसरतें थी, उम्मीदें थी कि अब साफिया कब आएगी, अगले साल आओगी ना। सबके आंसू बह रहे हैं, कोई ठंडी ठंडी सांसें ले रहा है, चली जा रही है। कोई भिजे हुए होठों के बीच से कटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। भिजे हुए होठ मतलब रोने वाले होठ। सरहद की तरफ बढ़ी रेल, मतलब सरहद मतलब किधर? बाउंड्री, बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। ट्रेन में पाकिस्तानी पुलिस लोग बैठ कर गए और जैसे ही बॉर्डर आया वहाँ पर अटारी में सारे पाकिस्तान पुलिस उतर गए। हिंदुस्तानी पुलिस वहाँ से सवार हो गई ट्रेन में। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ही ज़मीन है, एक ही ज़ुबान है। तुम अमृतसर और लाहौर में जाओगे ना, एकदम आस पास है। मैं तो गया हूँ। हाँ, एक ज़मीन थी, एक ज़ुबान थी, एक सी सूरतें, सबका चेहरा भी एक जैसा,
लिबास भी एक जैसा, ढीला ढीला कुर्ता कपड़ा, ठीक है ना, एक सा लबो लहजा, लहजा भी बोलने का ढंग भी एक ही जैसा, अंदाज ही एक ही, गालियाँ भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, ठीक है ना। वो सारे हिंदुस्तानी पुलिस मुसलमानों को और मुसलमान पुलिस हिंदुस्तानियों को गाली दे दे के एक दूसरे से बातें कर रहे थे, प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। ज़्यादा कुछ बोलने पर अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका, हैंडबैग में रखी थी ना नमक, सारा सामान उसका चेक हो गया। उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। अब यहाँ भी वही काम की, अरे चुपचाप निकलना चाहिए ना, तो सोच रही हम क्यों छिपाएं मोहब्बत का तोहफा। और फिर गई एक कस्टम ऑफिसर के पास। इस बार जो कस्टम ऑफिसर था पूरा बंगाली बाबू लग रहा था, ठीक है। हिचकिचाते हुए झिझकते हुए उनके पास गई और सब कुछ उनको बता दी। उन्होंने सिर झुका लिया, सुने और सुनकर सिर झुका लिए, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर डाउट भरी नज़र में देखा, धीरे से बोले इधर आइए जरा, ले गए। चलते चलते उन्होंने दूसरे से कहा, एक दूसरा पुलिस था, उसको बोले इनके सामान का ध्यान रखिएगा, और उसको लेकर थोड़ा दूर ले गए। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वहीं पर एक कमरा था, कमरे में ले गए उसको। साफिया थोड़ा अंदर जाने में हिचकिचा रही थी, जाना नहीं चाह रही थी। मुस्कुराकर बोले आइए आइए ना आइए। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले बैठ जाइए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। रूम के अंदर से बाहर झांके और झांक कर पुलिस वाले को इशारा किया। वो तो डर गई, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया कि लग रहा है इशारा हो रहा, हथकड़ी थोड़ी ले आओ। बोले 2 चाय लाओ, अच्छी वाली ले आना भाई। पुलिस वाला साफिया को घूर रहा था, पुलिस वाला वो जो चाय लेने जा रहा था ना, किस लिए घूर रहा था कि भाई इतनी भी इंपॉर्टेंट क्या है ये, सर चाय पिला रहे हैं उसको ऐसे। सर मतलब कौन, वो कस्टम ऑफिसर बंगाली बाबू। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, दराज मतलब वो ड्रॉयर, उसके अंदर दूर तक हाथ डाला, एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रख कर उन्होंने पहला पेज खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946, ये लिखा हुआ था। तो ये मतलब मैसेज लिखा था शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार से, प्यार के साथ। जैसे हम लोग किसी को डायरी वारी भेंट करते हैं तो क्या लिख देते हैं, विथ लव फ्रॉम कृष्णा। तो साफिया ने पूछा तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, बांग्लादेश के हैं क्या? उस वक्त तो बांग्लादेश था नहीं, बटा था ना देश, एक तरफ पाकिस्तान चला गया, दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल हो गया, इसीलिए बांग्लादेश वो नहीं बोल रही है। कह रही है आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? वो बोले हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? यहाँ मतलब दिल्ली में। जब डिवीज़न हुआ था तभी आए, रहने वाले हैं हम बांग्लादेश ढाका के, लेकिन जब पाकिस्तान और लेकिन जब ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान और भारत 3 टुकड़े में बट गया तब हम यहाँ आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। हम लोग भी बंगाल में रहते हैं ना, तो बंगाल में जो आदमी रहता है वो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नजरुल इस्लाम और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कैसे भूल सकता है? जैसे मेरे भी फेवरेट रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हम लोग भले ही बिहारी हों, यूपी हों, गुजराती हों, मारवाड़ी हों, लेकिन हम लोगों का दिल मोस्टली अब बंगाली हो गया है। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। यानी इनके दोस्त का नाम क्या था? शमशुल इस्लाम। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुनील दास गुप्ता। जब ईस्ट बंगाल भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो ईस्ट बंगाल में शमशुल इस्लाम रह गया और ये चले आए भारत, दिल्ली चले आए। दिल्ली में इनको नौकरी लग गई कस्टम में। अब वही दिखला रहे हैं, देखिए ये डायरी मैंने कितना संभाल के रखा है, ये मेरा दोस्त शमशुल इस्लाम हमको दिया था। कब दिया था? 1946 में। उस दिन मेरी सालगिरह थी, जो उसने हमको जब ये गिफ्ट किया था तो मेरा सालगिरह था, मेरा एनिवर्सरी था। अब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि मेरा बर्थ एनिवर्सरी था कि शादी का एनिवर्सरी था, ये नहीं बताया गया है। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन मतलब कहाँ? बांग्लादेश। वतन? साफिया ने हैरान होकर पूछा।
मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा, बुरा मानकर बोले, अरे मैडम मैंने भी आपको कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। भले ही यहाँ मेरा पहचान पत्र बन गया है, यहाँ नौकरी मिल गई है, लेकिन दिल ढाका है। तब साफ़िया जल्दी से बोली, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। उनके कहने का मतलब था कि पहले तो कस्टम सिर्फ़ भारत के साइड में ही था, अब लगता है कि बांग्लादेश के साइड में भी कुछ गोलमाल हो गया है। इसके बाद उन्होंने चाय की प्याली साफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा-सा चाय का घूँट गटकते हुए भर कर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है। यहाँ भी मतलब जहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी में खड़े थे जिस जगह पर हमारे यहाँ डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा मतलब बांग्लादेश का पानी, बांग्लादेश की ज़मीन। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे-आगे चलने लगे। साफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, मतलब वो बांग्लादेशी जो कस्टम ऑफ़िसर था, उसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी? अमृतसर में लगी हुई थी। तो जब साफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफ़िया सीढ़ी पे चढ़ते जा रही थी और सोचते जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है? कहने का मतलब कि सरहदें एक देश को दूसरे देश से अलग करती हैं भौगोलिक रूप से, जो सरहदें इंसान बनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएँ कभी किसी की मरती नहीं, एक जैसी होती हैं। वो चाहे सरहद के इस पार की भावना हो, चाहे सरहद के उस पार की भावना हो। तो जैसा भावना साफ़िया ने लाहौर में देखा था, वही भावना मिला फिर अमृतसर में एक दूसरे कस्टम ऑफ़िसर से, और समझ नहीं पा रही थी कि इस बँटवारे से किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, किसका दिल बदल गया, किसका नहीं बदला। सच्चाई तो ये है कि किसी का दिल नहीं बदलता है।